लालू जी तो बिहार में एक ही बार अपने दम पर जीत कर आए, बाकी टाइम तो कांग्रेस के ही बैसाखी से वो उन्होंने सरकार चलाई। और कांग्रेस ने 25-30 सांसदों के लालच में कि दिल्ली में बिहार से 25-30 सांसद जीत के जाता रहे, इसलिए उन्होंने बिहार को लालू जी के हवाले करके छोड़ दिया। ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस को पता नहीं था उस समय कि बिहार में क्या हो रहा है, या बिहार पिछड़ रहा है, या बिहार की जनता गरीब है, पलायन कर रही है, मजदूरी नहीं मिल, इनको रोजगार नहीं मिल रहा है। इन सब के बावजूद कांग्रेस ने यहाँ लालू जी का शासन चलवाया, क्योंकि उनको 20-30-40 सांसदों का लालच था। यही काम आज भाजपा कर रही है। आपको क्या लगता है कि पूरे देश में दूसरे दलों को तोड़कर खरीद कर सरकार बनाने वाली भाजपा बिहार में सबसे बड़ा दल होने के बाद भी सरकार नहीं बनाती है? क्यों? क्योंकि उसको यहाँ से 35-40 सांसद चाहिए, और उसको भी मालूम है कि नीतीश कुमार कुछ कर नहीं रहे। उसके लोगों ने, उनके नेताओं ने क्या बयान दिया है, अमित शाह ने क्या कहा, माननीय मोदी जी ने क्या कहा नीतीश कुमार के बारे में, किसी से छुपा हुआ नहीं। अभी 2 महीना पहले तो लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि बिहार को बर्बाद कर दिया। फिर नीतीश कुमार को क्यों बनाया? इसलिए बनाया है कि बिहार में समीकरण बनाकर 30-35 सांसद जीते। सांसद हम लोग का बिहार से जाता रहे, बिहार का जनता भोग रहा है तो भोगे, बिहार का जनता भीख मांग रहा है भीख मांगे, हम लोग के बच्चे जाकर गाली खाएं, मजदूरी करें, तो उससे कोई फर्क नहीं है। मोदी जी बिहार में इतने बड़ी संख्या में लोग भाजपा को, मोदी जी को वोट दे रहे हैं। कोई नहीं पूछ रहा है कि मोदी जी रोज गुजरात जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट सबमिट करने के लिए, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, गुजरात में तरक्की हो रही है। गुजरात से बीजेपी का एमपी जीता 26। आप मुझे बता दीजिए 10 वर्ष में मोदी जी एक दिन बिहार आए हो कि भैया बिहार में भी इन्वेस्टमेंट सबमिट होना चाहिए। मान लीजिए कि यूपी में 10 लाख, कभी कल आए थे शायद, 10 लाख करोड़ का कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट हो रहा है। मान लीजिए हम लोग बिहार गरीब राज्य, हम लोग 50,000 करोड़ का ही इन्वेस्टमेंट के लिए आ जाते, 10 वर्ष में एक बार भी नहीं आए। लेकिन यहाँ की जनता बेवकूफी में या समझिए ना समझी में उसी मोदी जी को जाके वोट दे रही है, या मजबूरी में वोट दे रही है, और इसीलिए हम लोग के बाल बच्चे भोग रहे हैं। एक बड़ा सवाल है सर, विश्वास यात्रा तेजस्वी यादव की पद यात्रा किस रूप में? आपका सवाल ही नहीं समझे, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि बहुत यात्रा हो रही है तो लोकतंत्र है, हर आदमी अपना प्रयास करने के लिए स्वतंत्र है ना। सवाल आपका समझ लिए, आप इतना न उसको घुमा दिए कि आप खुद नहीं बता। लोकतंत्र है, दलों को, नेताओं को हर तरह का पब्लिक के बीच में जाकर प्रयास करने का की स्वतंत्रता है। फर्क समझिए, राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं और वो कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं और उसके लिए पदयात्रा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव अभी कल तक उप मुख्यमंत्री थे, वहां से झटक कर नीतीश कुमार ने किनारे लगा दिया, तब उनको जनता का याद आ रहा है। प्रशांत किशोर का कोई दल नहीं है, प्रशांत किशोर वोट नहीं मांग रहे, प्रशांत किशोर ये नहीं कह रहे हैं कि हमको जिताकर मुख्यमंत्री बना दीजिए। प्रशांत किशोर ये अभियान चला रहे हैं बिहार की जनता को ये बताने के लिए कि तुमने सबकी चिंता की, तुमने जात की चिंता की, तुमने राष्ट्रवाद की चिंता की, तुमने विचारधारा की चिंता की, तुमने सामाजिक न्याय की चिंता की, तुमने लालू यादव की चिंता की, उनके बच्चे की चिंता की, तुमने मोदी की चिंता की। अब समय आ गया है, एक बार अपने बच्चों की चिंता कर लो, क्योंकि तुम्हारे बच्चे जब नहीं पढ़ेंगे, तुम्हारे बच्चे जब तक मजदूर अनपढ़ रहेंगे, तब तक चाहे मोदी बन जाए, लालू बन जाए, प्रशांत किशोर बन जाए, तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का भला नहीं होगा। तो पदयात्रा के उद्देश्य में फर्क है, दूसरा इसकी शुद्धता में फर्क है। ये पदयात्रा है तो हम 17-18 महीने से घर परिवार छोड़कर पदयात्रा ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन रैली करने चले गए, एक दिन चुनाव लड़ रहे हैं। 18 महीना से घर परिवार छोड़कर पदयात्रा ही कर रहे हैं, गांव में ही रहते हैं। आप देख रहे हैं, हाँ आपसे भी मिलने आए हैं तो किसी होटल सर्किट हाउस में नहीं गए हैं। और दूसरा, इस पूरी व्यवस्था में कोई सुरक्षा, कोई सिपाही, कोई हवलदार नहीं है। गांव-गांव पैदल ही जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जो चाहे वो आकर मिल सकता है, बात कर सकता है, धक्का दे सकता है, गाली दे सकता है, आशीर्वाद दे सकता है। ये फर्क है। ये जो लोग पदयात्रा जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था, नीतीश कुमार ने एक यात्रा की थी। इनको खुली चुनौती दे रहे हैं कि अपने अगल बगल सुरक्षा ये हटा दे और किसी एक गांव पंचायत में पैदल चल के दिखा दे। इनका दम नहीं है कि एक पंचायत या एक गांव में बिना सुरक्षा के
बिना अपने लाभ का दल बल के एक गांव में ये लोग चल के दिखा दे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं ना भाई, उनको खुली चुनौती मैंने दे रखी है कि आप एक पंचायत में खाली पैदल चल के दिखा दीजिए। मेरे भाई, इनका दम नहीं है। हम 18 महीना से गांव में ही चल रहे हैं, बिना किसी सुरक्षा के चलते हैं, सरे में ही सोते हैं और 18 महीना से कर रहे हैं। हर जाति, हर वर्ग, हर समाज के लोग के पास गए हैं, सब ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया है। सब ने कहा कि नहीं, जो आप प्रयास कर रहे हैं वो ठीक है। वो हमको वोट दे, हमको माने, हमको पसंद करे, वो अलग बात है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि ना भैया आप बहुत गलत काम कर रहे हैं, इसको मत कीजिए। जिस गांव से भी गए हैं वहां पर लोगों ने यही कहा, ना भैया प्रयास तो आप ठीक कर रहे हैं, बात ठीक कर रहे हैं। ये फर्क है। विकल्प के अभाव में वोट कर रहे हैं, ऐसे लोगों में से सही लोगों को चिन्हित करके निकाला जाए और उनकी मदद की जाए ताकि वो सब लोग मिलकर एक नया दल, नया विकल्प बना सके। ये पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य है। कई बार लोग सवाल पूछते हैं, भैया दल बनेगा कि नहीं, कब बनेगा? इसमें कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं है। पदयात्रा का उद्देश्य में शामिल है दल बनाना। सिर्फ इतना फर्क है कि दल कोई प्रशांत किशोर, कोई व्यक्ति, कोई जाति विशेष, कोई परिवार विशेष का व्यक्ति नहीं बनाएगा। बिहार के वो सारे लोग जो चाहते हैं कि बिहार में एक नया दल बने, वो सब लोग मिलकर दल बनाए। हमारी भूमिका उस सूत्रधार की है जो ऐसे सारे लोगों को इकट्ठा करे, उनकी मदद करे ताकि वो दल बनाए और आगे की व्यवस्था को सुधारने में अपना योगदान कर सके। पदयात्रा का तीसरा उद्देश्य है कि अगर लोग अपने भविष्य और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें, अगर एक नया बेहतर दल, अच्छे लोगों का दल बन भी जाए, तो भी बिहार में सुधार तब तक नहीं हो सकता है जब तक यहाँ की जमीनी समस्याओं को समझकर उसके निवारण का कोई रास्ता, उपाय ना बनाया जाए। तो पदयात्रा का तीसरा उद्देश्य ये है कि बिहार में जितने भी पंचायत हैं, 8,500 करीब पंचायत हैं, हर पंचायत का अगले 10 वर्ष की विकास का योजना बनाना। आप ये देख रहे हैं कि जो इतना समय हम लोग लगा रहे हैं पदयात्रा में, वो इसलिए नहीं कि चलने में इतना समय लग रहा है। जितना दिन हम लोग चलते हैं उतना दिन करीब करीब वहां रुककर उन लोगों को चिन्हित करते हैं, उन समस्याओं को समझते हैं और हर पंचायत की एक योजना बनाते हैं। अगर हम यहाँ मधेपुरा में आएंगे तो मधेपुरा छोड़ने से पहले मधेपुरा के हर एक पंचायत का अलग अलग वहां की समस्या का अध्ययन करके, उसका संकलन करके, उसका निवारण कैसे हो, उस पंचायत में विकास कैसे किया जाए, इसका 10 वर्ष का योजना बनाने के बाद ही मधेपुरा से आगे जाएंगे। यही वजह है कि पदयात्रा में एक जिले को करने में 1 महीना, कई बार 1.5, 2 महीना भी लग रहा है। अभी 18 महीने में हम लोग सिर्फ 14 जिला ही गए हैं। और इन जो पंचायत की जो योजना बनती है, इसमें लोकल समस्या के साथ साथ 3 बातों का हम लोग निराकरण का जरूर बताते हैं। पहला कि हर पंचायत में बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था कैसे बनाई जाएगी। दूसरा, पंचायत के स्तर पर 800 से 1200 लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएं ताकि यहाँ से लोगों को पलायन न करना पड़े। और तीसरा, बिहार में जो लोग खेती करते हैं उस खेती को खाने वाली खेती से कमाने वाली खेती कैसे बनाया जाए, ये बिहार के हर पंचायत के लिए योजना बना रहे हैं ताकि जब पदयात्रा खत्म हो तो लोगों को सिर्फ एक राजनीतिक विकल्प न मिले, उनको राजनीतिक विकल्प भी मिले, एक सोच से वो वाकिफ हो और उनके पास ये भी अवसर हो कि वो देख सके, उस योजना को पढ़कर चर्चा करके समझ सके कि अगर वो जन स्वराज के साथ जुड़ते हैं, कल जन स्वराज की व्यवस्था बनती है तो उनके पंचायत में, उनके गांव में क्या कुछ किया जाएगा जिससे कि उनके बच्चों के पढ़ाई, रोजगार और खेती से आमदनी के विषय को बेहतर किया जा सके। वो है किसानों की बदहाली। यहाँ का जो किसान है वो बिल्कुल बदहाल है और इसकी मूल वजह ये है कि बिहार में किसानों की बदहाली जो 18 महीनों में मैंने देखी, क्यों इतना बदहाल है किसान, उसकी 3 समस्या है। पहली समस्या है बिहार में भूमि सुधार का लागू नहीं होना। इसकी चर्चा यहाँ पर कोई नहीं करता है। फॉरवर्ड बैकवर्ड का नाम लेकर समझता है कि जमीन जो है मालिक वो फॉरवर्ड है, जो जमीन नहीं है वो बैकवर्ड है, इसलिए इसकी कोई चर्चा नहीं करता है। मैं आपको सामने से कह रहा हूँ कि बिहार में गरीबी, ग्रामीण गरीबी जो रूरल पॉवर्टी है
उसकी एक मूल वजह है भूमि सुधार का लागू न होना। नतीजा ये हुआ है कि यहाँ पर करीब करीब 1/3 से ज्यादा जमीन डिस्प्यूटेड है। उसको पता ही नहीं कि इसका मालिकाना हक किसके पास है। चाहे वो जमीन सरकार का है, पट्टा दे दिया गरीब को उसका हक नहीं मिला, या चकबंदी की जमीन थी उसमें वो गड़बड़ हो गया, भूदान की हजारों एकड़ जमीन पता ही नहीं कहाँ गया, नदी का कटाव हुआ, नदी इधर से उधर गई, जमीन कहीं से कहीं चला गया, पता ही नहीं चला। और पूरी जो ये राजस्व डिपार्टमेंट है, ये कर्मचारी और कर्मचारियों के साथ जुड़े हुए 4-5 दलाल, जिसको गांव देहात में लोग अटर्नी कहते हैं, इसी पर टिका हुआ है। सरकार के पास लैंड का रिकॉर्ड, उसका मालिकाना हक, उसमें जो जेनरेशनल चेंज है कि भैया बाबूजी नहीं रहे तो किनको मिलना चाहिए, वो हुआ ही नहीं। उसकी वजह से 1/3 जमीन बिल्कुल अनप्रोडक्टिव हो गई, उसका मालिकाना हक डिस्प्यूटेड हो गया। तो पहली समस्या है किसानों की, यहाँ जमीन का मालिकाना हक भूमि सुधार नहीं होने की वजह से नहीं बना, इसलिए भूमि में उसके जो प्रोडक्टिविटी के लिए इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, बोरिंग लगना चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, खाद पर, वो कोई कर ही नहीं रहा है। दूसरी किसानों की जो बड़ी समस्या है वो है जल कुप्रबंधन। अब इससे कोसी में आप लोग रहते हैं, आपसे ज्यादा तो कोई नहीं जानता है कि पानी का जो कुप्रबंधन है, बाढ़ बहुत बड़ी समस्या है, इसकी खूब चर्चा भी होती है। लेकिन आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार में 50% कृषि योग्य जमीन ही बाढ़ से प्रभावित है। बाकी का जो 50% जमीन है, उसमें आधी से ज्यादा जमीन या तो सूखे से प्रभावित है, या जल जमाव या नदियों के कटाव से प्रभावित है। आप लोगों ने कोसी के इस इलाके में अनुभव किया, बाढ़ से जितना नुकसान नहीं हुआ, उससे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ जब कोसी ने अपना मार्ग बदल दिया। नेपाल से लगते हुए जितने बिहार के जिले हैं, वहां गांव जब हम लोग गए तो पता चला कि बाढ़ तो जब आता है तब आता है, जो नदी आते हैं नेपाल से, छोटी छोटी नदियां हैं, वो हर साल एक नया रास्ता बनाकर आती है, और एक बार रास्ता बदला तो 2-4-5 पंचायत का जमीन परमानेंट खराब हो गया। यही हाल कमोबेश जब आप गोपालगंज से चलिएगा, तो गोपालगंज में, सिवान में, छपरा में, वैशाली में, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में, समस्तीपुर में, बेगूसराय में, हर पंचायत में सैकड़ों एकड़ जमीन ऐसी है जो वहां जल जमाव की समस्या है, वहां से पानी निकलता ही नहीं। जो चवर जिसको लोग कहते हैं, लख कहते हैं, कई जगह मन भी लोग कहते हैं, पानी लग गया तो वहां अब वो पानी निकलता ही नहीं है। तो या तो वहां एक फसल हो रहा है या वो भी नहीं हो रहा है। तो जितनी बड़ी समस्या बाढ़ की है, उतनी ही बड़ी समस्या सूखे की, जल जमाव की और नदियों के कटाव की भी है। सड़क पर आप चलते हैं तो एक साइड पानी लगा हुआ है इसलिए खेत नहीं हो रहा है, दूसरे साइड सूखा पड़ा हुआ है इसलिए खेती नहीं हो रहा है। तो जो जल पानी जो बिहार की सबसे बड़ी ताकत संपदा हो सकती थी, वो आज हम लोग के लिए अभिशाप बनी हुई है। और तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या, अभी तक जो 3 सबसे बड़ी समस्या देखने को मिली, वो हर जिले, हर पंचायत में अगर सबके समावेशित एक बयान देना हो तो बिहार में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और पलायन। ये सर्वस्पर्शी है, सभी जाति, सभी वर्ग, सभी प्रखंड, सभी पंचायत, किसी भी जिला में जाइए, बेरोजगारी और पलायन सबसे बड़ी समस्या के तौर पर दिखा है। अब आप ये कह सकते हैं कि बेरोजगारी और पलायन एक बड़ा मुद्दा है, ये जानने के लिए इतनी बड़ी पदयात्रा करने की क्या जरूरत है? ये तो आप लोगों को बैठे बैठे मालूम है। ऐसी बात नहीं है। जब पदयात्रा किया तो पिछले 17 महीनों में 5000 से ज्यादा गांव में जाकर जो देखा, तो ये पता चला कि बेरोजगारी और पलायन की विकरालता क्या है, इसका सामाजिक आर्थिक पहलुओं की समझ बनी। जैसे मान लीजिए कि पलायन को लेकर ऐसा लोगों का मानना है कि जो बिहार से गरीब लोग हैं, वो बहुत बड़ी संख्या में युवा और गरीब यहाँ से बाहर जाता है मजदूरी करने। लेकिन पदयात्रा के दौरान जो मैंने पाया कि ये बात पूरी सच्चाई नहीं है। जो गरीब परिवार के बच्चे हैं वो तो बाहर पलायन कर रहे हैं मजदूरी के लिए, लेकिन जो यहाँ पर आर्थिक तौर पर समृद्ध परिवार हैं, उनके बच्चे भी पलायन कर रहे हैं, वो नौकरी और पढ़ाई के लिए। पलायन तो हर घर का बच्चा कर रहा है। गांव में अगर आप हम लोग जब जाते हैं तो करीब करीब 40 से 50% युवा
चाहे वो मजदूरी करने के लिए बाहर गया है या नौकरी पढ़ाई के लिए बाहर गया, बाहर तो सब गया है। दूसरा पता ये चला कि जिन प्रखंडों में बाढ़ का प्रभाव है वहां पर ये पलायन का स्तर 70-80% भी हो सकता है। गांव में जब हम लोग जाते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और छोटे बच्चे मिलते हैं, नवयुवक नहीं मिलते हैं। इसका एक सामाजिक पहलू आप देखिए, बहुत लंबे समय से ये पलायन की वजह से लोगों के मन में, समाज में परिवार की परिकल्पना ही धीरे धीरे धूमिल पड़ गई है। जैसे पहले परिवार की परिकल्पना में लोगों की समझ थी कि पति पत्नी, बाल बच्चे, माता पिता साथ में रहते हैं। अब शायद ही कोई ऐसा घर गांव में बचा है जहां ये 3 पीढ़ियों के लोग, पति पत्नी, बाल बच्चे, माँ बाप एक साथ रहते हैं। ऐसा कोई परिवार शायद ही मिलता है, क्योंकि पलायन इतनी बड़ी सच्चाई हो गई है जीवन की। लोगों ने मान लिया है कि जो जैसे लड़का 12 साल 15 साल का ज्यादा हुआ तो या तो पढ़ाई के लिए या रोजगार के लिए वो बाहर ही जाएगा, और लोगों को इसमें कुछ अटपटा नहीं लगता है। इसका सबसे बड़ा असर ये है इतने लंबे समय तक पलायन का कि लोगों को इसमें कुछ अटपटा नहीं लगता है। लोग हमें देखने आते हैं, ये कहते हैं कि भाई आप 17 महीना से घर परिवार छोड़कर बाहर चल रहे हैं। उनको इस बात का एहसास नहीं होता है कि उनके घर के बच्चे, उनके घर के युवा सालों साल से उनको छोड़कर चले गए हैं, और साल में कभी 1 महीने 10 दिन 15 दिन के लिए कोई छठ में, ईद में, शादी विवाह में घर आता है। बाकी समय पूरे जिंदगी जब तक आप नवयुवक हैं, जब तक शरीर में आपके दम है, तब तक आपको बाहर ही रहना है। जब बूढ़े हो जाइएगा तो आप वापस आइएगा, और आपके घर में जो जवान लड़का है वो बाहर जाएगा फिर मजदूरी करने। तो इसका सिर्फ विकरालता, इसकी सामाजिक पहलू, इसके सामाजिक पहलू, साथ साथ इसका जो आर्थिक पहलू है। कई बार हम लोग बोलचाल की भाषा में कह जाते हैं कि बिहार के लोग बिहार में काम नहीं करता है, दिल्ली बॉम्बे में जाकर कुछ भी करने को तैयार है। ऐसी बात नहीं। 2/3 से ज्यादा लोग जो पलायन कर रहे हैं वो मजबूरी का पलायन है। ये लोग 12 से 15 हजार रुपया महीना वहां कमाते हैं, और घर पर औसतन 6 से 8 हजार रुपया प्रति माह भेज पाते हैं। ये 6 से 8 हजार रुपया भेजने वाले लोग ये स्वेच्छा से नहीं गए। संभव है कि पहली बार स्वेच्छा से गया हो, कोई एक बार घूमने के नजरिए से चला गया, लेकिन 2/3 से ज्यादा लोग जो पलायन किया है जिन लोगों ने, वो कहीं न कहीं आर्थिक सामाजिक मजबूरी से बाहर गए हैं। गांव में जब हम लोग पूछते हैं भाई क्यों गए हो, तो बताते हैं कि अगर नहीं जाएंगे तो हमारे बाल बच्चा खाना नहीं खा सकते, वो मजबूरी में गए। तो कई बार जब लोग बताते हैं बाहर लोग गया है नौकरी करने, ऐसी बात नहीं, वो मजबूरी में लोग जा रहे हैं। यही हाल कमोबेश बेरोजगारी का है। हम लोग को लगता है कि जो गरीब है, जो पढ़ा लिखा नहीं है या जो कम पढ़ा लिखा है वो बेरोजगार है। बिहार में पिछले 18 महीने चलते हुए मैंने देखा कि जो गरीब है उसकी हालत तो फिर भी ठीक है, कम से कम कुछ मजदूरी कर सकता है। जो यहाँ पढ़ा लिखा या मध्यम वर्गीय समृद्ध परिवार है, उनके लिए बेरोजगारी, उनके बच्चों के लिए बेरोजगारी उससे भी बड़ी समस्या है। जो 10, 20, 25, 50 बीघा खेत का मालिक है, कोई छोटा मोटा रोजगार व्यापार गांव में कर रहा है, वो लोग भी चल कर आते हैं और लिटरली हाथ जोड़ने को तैयार है कि भैया 20,000 का नौकरी हमारे बच्चे को कहीं दिलवा दीजिए। नौकरी की इतनी यहाँ बेरोजगारी की समस्या है। तो बेरोजगारी और पलायन ये सर्वस्पर्शी सबसे बड़ी समस्या दिखी। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या होने को आ गए हैं, 2 मार्च को 18 महीने हो जाएगा। इन 18 महीनों में पश्चिम चंपारण गांधी विद्यारवा आश्रम से चलकर पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, बेगूसराय, खगड़िया होते हुए 25 तारीख को हम लोग सहरसा में इंटर करेंगे। आज मैं मधेपुरा में हूँ। पदयात्रा शुरू होने से पहले मैं एक बार उस जिले में 2 दिन या 3 दिन के लिए आता हूँ, ताकि जो लोग पहले सोशल मीडिया या आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के जरिए या हमारे जो टीम के साथी सदस्य हैं उनके माध्यम से इस परिकल्पना से, इस सोच से जुड़े हुए हैं, उनसे व्यक्तिगत तौर से मिल सकूं, उनसे रूबरू हो सकूं। इसी सिलसिले में मैं कल भी आपके जिले में था 1 दिन, और आज पूरा 1 दिन यहाँ बिताएंगे। यहाँ आज कोई जनता से मुलाकात का कार्यक्रम नहीं है। जो लोग हमारे इस व्यवस्था, इस जन स्वराज की परिकल्पना से जुड़े हुए हैं, चाहे वो यूथ क्लब के हों या इसके ब्लॉक कमेटी के सदस्य हैं, उन लोगों से आज मुलाकात करेंगे।
ताकि जब पदयात्रा यहाँ मार्च के मध्य में जब हम लोग पहुंचेंगे तो लोगों को एक जानकारी समझ हो सके कि वो किसके साथ जुड़े हैं, उनके मन के जो प्रश्न हैं, सवाल हैं, उसका जवाब दे सके। उसी संदर्भ में मैं यहाँ आया हूँ, तो आज आपसे बातचीत भी हो रही है। पदयात्रा के जो 3 उद्देश्य हैं वो मैं आपको बता दूं। पदयात्रा का पहला उद्देश्य ये है कि पिछले 20 वर्षों में जो हमने सामाजिक राजनीतिक जीवन में सीखा है, उसके आधार पर मेरा ऐसा मानना है कि बिहार में जो पिछड़ापन है, गरीबी है, बदहाली है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है कहीं न कहीं राजनीतिक बंधुआ मजदूरी। चाहे वो जात के नाम पर बंधुआ मजदूरी है, या धर्म के नाम पर है, या लालू जी के डर से भाजपा को, भाजपा के डर से लालू जी को। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो मैंने जो अनुभव किया है, ऐसा नहीं है कि लोगों को ये पता नहीं है कि यहाँ गरीबी है, भ्रष्टाचार है, रोजगार नहीं है। लोगों को अपनी परेशानियों के बारे में बखूबी जानकारी है। कैसे नहीं होगी? वो कष्ट भोग रहे हैं, तो उनको जानकारी है कि उनके इलाके की, उनके क्षेत्र की, उनके बच्चों के, उनके परिवार के लिए समस्या क्या है। उनको ये भी मालूम है कि ये समस्या क्यों है। उनको ये मालूम है कि जो यहाँ की सरकार है, जो नेता है, वो काम नहीं करते हैं। लेकिन समस्या ये है कि इन सारी समस्याओं के, परेशानियों को झेलने के बाद भी जब लोग वोट करने जाते हैं तो पिछले 30-35 वर्षों में बिहार में वोट मूलतः 4 ही मुद्दों पर पड़ा है। पहला, एक बड़ी संख्या में लोग जाति के आधार पर वोट करते हैं, अपने स्वजातीय लोगों को। दूसरा, जो जाति से बच जाता है वो धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करता है। तीसरा, एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिन्होंने लालू जी का जंगल राज देखा है, तो उसने एक तरीके से यह तय किया हुआ है कि चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में, वापस लालू जी का राज नहीं आना चाहिए। उसको लालू जी के राज का डर इतना है कि जिन सांसदों को, विधायक को वो नहीं पसंद करता है, चुनाव के समय में लालटेन के डर से जाकर उसी को वोट करता है। और चौथा, यहाँ जो मुस्लिम तबका है, जिसकी आबादी करीब 18 से 20% है, मुसलमान जो है वो आंख बंद करके बंधुआ मजदूर बनकर लालटेन को पिछले 30-32 वर्षों से वोट कर रहा है। इसलिए नहीं कि वो लालू जी को पसंद करता है, इसलिए नहीं कि लालटेन ने, राजद ने उनके लिए कुछ काम किया है, या मुसलमानों का कोई भलाई हो गया है। वो इसलिए वोट करता है कि वो भाजपा को वोट कर नहीं सकता है और उसके पास तीसरा कोई विकल्प नहीं है। तो जब तक इस राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से निकलने का कोई रास्ता नहीं बनाया जाएगा, तब तक बिहार में सुधार नहीं हो सकता है। लोकतंत्र है, दलों को, नेताओं को हर तरह का पब्लिक के बीच में जाकर प्रयास करने की स्वतंत्रता है। फर्क समझिए, राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं, वो कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं और उसके लिए पदयात्रा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव अभी कल तक उप मुख्यमंत्री थे, वहां से झटक कर नीतीश कुमार ने किनारे लगा दिया, तब उनको जनता का याद आ रहा है। प्रशांत किशोर का कोई दल नहीं है, प्रशांत किशोर वोट नहीं मांग रहे। प्रशांत किशोर ये नहीं कह रहे हैं कि हमको जिताकर मुख्यमंत्री बना दीजिए। प्रशांत किशोर ये अभियान चला रहे हैं बिहार की जनता को ये बताने के लिए कि तुमने सबकी चिंता की, तुमने जात की चिंता की, तुमने राष्ट्रवाद की चिंता की, तुमने विचारधारा की चिंता की, तुमने सामाजिक न्याय की चिंता की, तुमने लालू यादव की चिंता की, उनके बच्चे की चिंता की, तुमने मोदी की चिंता की। अब समय आ गया है, एक बार अपने बच्चों की चिंता कर लो, क्योंकि तुम्हारे बच्चे जब नहीं पढ़ेंगे, तुम्हारे बच्चे जब तक मजदूर अनपढ़ रहेंगे, तब तक चाहे मोदी बन जाए, लालू बन जाए, प्रशांत किशोर बन जाए, तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का भला नहीं होगा। तो पदयात्रा के उद्देश्य में फर्क है। दूसरा, इसकी शुद्धता में फर्क है। ये पदयात्रा है तो हम 17-18 महीने से घर परिवार छोड़कर पदयात्रा ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन रैली करने चले गए, एक दिन चुनाव लड़ रहे हैं। 18 महीना से घर परिवार छोड़कर पदयात्रा ही कर रहे हैं, गांव में ही रहते हैं। आप देख रहे हैं, यहाँ आपसे भी मिलने आए हैं तो किसी होटल सर्किट हाउस में नहीं गए हैं। और दूसरा, इस पूरी व्यवस्था में कोई सुरक्षा, कोई सिपाही, कोई हवलदार नहीं है। गांव-गांव पैदल ही जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जो चाहे वो आकर मिल सकता है, बात कर सकता है, धक्का दे सकता है, गाली दे सकता है, आशीर्वाद दे सकता है। ये फर्क है। ये जो लोग पदयात्रा जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था, नीतीश कुमार ने एक यात्रा की थी। इनको खुली चुनौती दे रहे हैं कि अपने अगल बगल सुरक्षा ये हटा दे और किसी एक गांव पंचायत में पैदल चल के दिखा दे।
इनका दम नहीं है कि एक पंचायत या एक गांव में बिना सुरक्षा के, बिना अपने लाभ का दल बल के एक गांव में ये लोग चल के दिखा दें। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं ना भाई, उनको खुली चुनौती मैंने दे रखी है कि आप एक पंचायत में खाली पैदल चल के दिखा दीजिए। मेरे भाई, इनका दम नहीं है। हम 18 महीना से गांव में ही चल रहे हैं, बिना किसी सुरक्षा के चलते हैं, सरे में ही सोते हैं और 18 महीना से कर रहे हैं। हर जाति, हर वर्ग, हर समाज के लोग के पास गए हैं, सब ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, सब ने कहा कि नहीं, जो आप प्रयास कर रहे हैं वो ठीक है। आप लोग का ये 2+2 जोड़ना जो है, सवाल ये पूछा गया कि आपकी विचारधारा क्या है। मैंने ये बताया कि अगर हम गांधी को लेकर चले हैं, गांधी के सोच से प्रेरित होकर ये पूरा अभियान चला रहे हैं, तो विचारधारा के आधार पर हमारी विचारधारा वही होगी जो गांधी ने बताया होगा। और इस विचारधारा को आज की कांग्रेस वो दावा करती है कि वी रिप्रेजेंट दिस आइडियोलॉजिकल स्पेस। तो मैंने ये कहा कि अगर मुझे आप किसी में फिट करना चाहेंगे तो मेरी विचारधारा वो विचारधारा होगी जो आज कांग्रेस रिप्रेजेंट करने का दावा कर रही है। मैंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस उस विचारधारा को रिप्रेजेंट करती है। जिस विचारधारा को कांग्रेस रिप्रेजेंट करने का दावा कर रही है, उसी विचारधारा के करीब मैं अपने आप को पाता हूं, क्योंकि वही विचारधारा महात्मा गांधी की विचारधारा है और उसी से प्रेरित होकर पूरा ये जन स्वराज अभियान चलाया गया है। आप अभी ये सुने हैं, हम जब से पद यात्रा शुरू किए हैं तब से कह रहे हैं कि ये पूरा जो जन स्वराज अभियान है, ये कहीं ना कहीं आजादी से पहले, अब आजादी से पहले वाला लाइन मिटा मत दीजिएगा, आजादी से पहले की जो कांग्रेस थी, जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, उस राजनीतिक व्यवस्था, उस विचारधारा को, उस तरह के दल को पुनर्जीवित करने का प्रयास है, अभियान है। और उस नजरिए से आज जो कांग्रेस दावा कर रही है, उसी विचारधारा के करीब आप उनको पाएंगे। आज का सही भाव ना मिलना, इन सारे परेशानियों के बावजूद जो बिहार में किसान पैदा कर रहा है, उसको उसका कीमत ही नहीं मिल रहा है। एक आर्थिक सर्वेक्षण अभी किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि बिहार जैसे राज्य में किसानों को उनके फसल का उचित मूल्य न मिलने की वजह से करीब करीब यहाँ के किसानों को हर साल 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हर साल बिहार के किसानों को हो रहा है। जैसे धान का कीमत है 2090 रुपया और पूरे बिहार में धान अभी बिका 1600 रुपया, 1700 रुपया। गन्ने का कीमत है करीब 2100 रुपया, गन्ना बिक रहा है 1600। मकई का कीमत है 2100 रुपया, बिक रहा है 1600 में, 1700 में। कमोवेश सारे फसल के लिए, क्योंकि यहाँ कोई सहकारिता की व्यवस्था है नहीं, बाजार समिति है नहीं, एफपीओ है नहीं और प्राइवेट फैक्ट्री रोजगार है नहीं, तो आखिर किसान जो है वो बेचेगा किसको? सिर्फ बिचौलियों को बेच रहा है और वो 30% 40% नुकसान करके बेच रहा है। तो ये तीन जो समस्या है, भूमि सुधार का लागू न होना, जल संसाधन का कुप्रबंधन और तीसरा किसानों के फसल का दाम का न मिलना, इन तीन वजहों से बिहार के किसानों की बदहाली है। आपने जो सवाल किया था कि जो सबसे बड़ी समस्या क्या है, यही तीन समस्या मुझे अभी तक, बेरोजगारी और पलायन, शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त होना और किसानों की बदहाली, ये हर जिले, हर पंचायत में अभी तक सामान्य रूप से हर वर्ग में सुनने को मिली है। बाकी तो हर जिले की, हर पंचायत की अलग अलग समस्या है, लेकिन ये समस्या हर जगह है। असमंजस की स्थिति रहेगी कि आखिर वो लोग किनके साथ जाएं? बिल्कुल असमंजस की स्थिति नहीं है। दल जब बनेगा तभी तो आप चुनाव लड़ेंगे। मान लीजिए कि आपको बहुत भूख लगा है, आपने खिचड़ी बनाना शुरू किया, तो अब आज पकी खिचड़ी तो खाएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगा। अब भूख लगा है, 2 दिन से खाना नहीं खाए हैं, तो जब तक खिचड़ी नहीं बन रहा है तब तक धीरज रखना पड़ेगा। जन स्वराज की व्यवस्था के तहत जो दल बनना है, वो तो दल तभी बनेगा जब पदयात्रा पूरी होगी। जब पदयात्रा पूरी हो जाएगी, दल बन जाएगा, उसके बाद जो भी चुनाव आएगा, चाहे वो लोकसभा का आए, विधानसभा का आए, उसमें चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन जब दल है ही नहीं तो चुनाव लड़ेंगे कैसे? और इसमें वहां आप कह रहे हैं लोगों को असमंजस की स्थिति है। इसी असमंजस में तो पिछला 50 वर्ष से आप जी रहे हैं, तो 2 महीना और जिंदा रहिए। लेकिन जो मैंने जनता को कहा है
कि मैं दल तभी बनाऊंगा जब मैं पूरे बिहार की पदयात्रा कर लूं, लोगों से मिल लूं, समझ जो मैंने आपको 3 उद्देश्य बताए। तो अभी आधा बिहार हम पैदल चले, आधा बाकी है। तो मान लीजिए कि कल दल बनाकर हम चुनाव लड़ते हैं, तो भागलपुर के किसी पंचायत की योजना हम कैसे जारी करेंगे? वहां तो हम गए नहीं हैं अभी। तो जब पूरा बिहार चल लेंगे तो लोगों तक अपनी बात भी पहुंचा दी होगी, उनके समाज को मत कर सही लोगों को निकाल कर एक संगठन भी बना दिया होगा, और बिहार के हर पंचायत का एक योजना भी होगा। तब लोगों को जाकर कहेंगे कि भाई ये दल है, ये लोग हैं, ये योजना है, आप इसको देखिए, ठीक लगे तो जुड़िए, वोट दीजिए, न ठीक लगे तो जैसे है वैसे चलिए।